Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. I'm your course instructor lecturer आयशा तारिक। तो बेटा हम जो अपना कोर्स स्टडी कर रहे हैं वो है लाइट एंड ऑप्टिक्स, और उसके लिए जो हमारी रिकमेंडेड बुक है वो फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स है। इसका जो सेक्शन नंबर 5 है आई थिंक लाइट एंड ऑप्टिक्स, उसका जो लास्ट चैप्टर ही स्टडी कर रहे हैं, कुछ लास्ट टॉपिक्स ही रह गए हैं। तो आज जो हमने स्टडी करना है वो है टॉपिक नंबर 38.3 एंड 38.4। ठीक है बेटा। तो पिछले जो दो टॉपिक्स थे उसमें हम लोगों ने डायफ्रैक्शन पैटर्न और नैरो स्लिट से बनने वाले डायफ्रैक्शन पैटर्न को ही बेसिकली स्टडी किया, उसके कुछ मैथमेटिकल फॉर्म्स भी निकाली। आज जो हमने स्टडी करना है वो हमने स्टडी करना है रेजोल्यूशन के बारे में। हम कह रहे हैं पहले पहली बात तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व कर देना, यानी दो ऐसे जो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक करीब चीज़ें हों, ठीक है, उनको दो अलग अलग चीज़ें देख सकें हम लोग, या उनमें फर्क कर सकें कि ये दो अलग अलग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं प्लूटो बहुत दूर है, प्लूटो का एक मून भी है। हम लोग जो आम टेलीस्कोप है उससे नहीं देख पा रहे थे, हमें उसमें क्या नजर आ रहा था, सिर्फ एक बम्प सा नजर आ रहा था कि प्लूटो है, प्लूटो के ऊपर एक हल्का सा बम्प है, आई थिंक वो उसका मून है, ठीक है। लेकिन जब हमने जीडी की टेक्नोलॉजी को यूज किया, ये स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न्स की थ्रू इसको स्टडी किया, रेजोल्यूशन रिजॉल्व किया उनकी इमेजेस को, तो हमें क्या क्लियर इमेजेस नजर आने लगी, प्लूटो अलग से और उसका मून अलग से। तो ये चीज क्या कहलाती है, रेजोल्यूशन। दो चीजों को जो बहुत आम आंख से जो लग रहा हो बिल्कुल सेम लग रही हो, लेकिन हम किसी डिवाइस को यूज करके या फिर तुम दोनों को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे देख पाए, तो इसको क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। ये इसकी डिफाइन है। ठीक है बेटा। हम कहते हैं कि नेचर ऑफ लाइट की वजह से ना तो कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम दो चीज़ों के बारे में डिस्टिंग्विश कर सकें। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो सोर्स हैं, सोर्स S1 एंड S2। ये दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टेंट स्टार्स भी हो सकते हैं। हमने इनके सामने क्या रख दी, एक स्लिट लग दी। हम कंसिडर क्या करते हैं कि जो लाइट सोर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपस में बिल्कुल भी मर्ज इंटरेक्ट इस तरह नहीं हो रहे। ये क्या कर रहे हैं, बल्कि अपना अपना डिफरेंट पैटर्न डायफ्रैक्शन पैटर्न बना रहे हैं, और दो अलग अलग पीक्स आ रही हैं। ये ब्लू वाली जो पीक है ये एक सोर्स के लिए, जबकि दूसरी ये ब्राउन वाली जो पीक है ये दूसरे सोर्स के लिए। दोनों अपना एक मैक्सिमा अलग अलग पॉइंट्स पर बना रहे हैं विदाउट इंटरप्टिंग ईच अदर। ठीक है बेटा। अगर ये ऑब्जेक्ट्स दूर होंगे उस केस में एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर होंगे, अगर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बहुत कम है तो इमेज क्या हो जाएगी, ब्लर सी बन जाएगी। दोनों का जो मैक्सिमा है वो क्या हो जाएगा, इंटरेक्ट कर जाएगा, या हम कह सकते हैं कि अच्छी तरह रिजॉल्व इमेज नहीं बनेगी, जबकि इस केस में क्या होगा, बहुत अच्छी रिजॉल्व इमेज बनेगी। तो बेसिकली बेटा ये चीज इसके थीटा एंगल पे भी डिपेंड कर रही है, और हमारे पास स्लिट की स्पेसिंग पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, यही चीजें हम लोग स्टडी करने लगे। हम कह रहे हैं कि इस चीज को स्टडी करने के लिए कि कब एक अच्छी रिजॉल्व इमेज बनेगी, हमें क्या रिले का क्राइटेरिया या क्राइटेरियन या कंडीशन लिमिटेशन हम लोग स्टडी करनी पड़ेगी। हम कहते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि सेंट्रल मैक्सिमा एक इमेज का जहां बने, ठीक है, उसके फर्स्ट मिनिमा यानी डार्क फ्रिंज उसकी जहां बननी चाहिए थी, वहां दूसरे का क्या बने, सेंट्रल मिनिमा बने। ठीक है, ये मैक्सिमा बने। इस वाले का ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसकी ये डार्क फ्रिंज वाला पोर्शन था, तो बिल्कुल इस जगह पर दूसरे का मैक्सिमा बन जाएगा। तो ये क्या होगा, जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन होगी। इसके लिए जो एंगल निकालेंगे वो हम क्या कहेंगे, वो थीटा मिनिमम है। ठीक है, थीटा मिनिमम निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास वही है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास मिनिमा निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 होता है। तो 2a साइन थीटा, 2a हमारे पास बेसिकली क्या था, हमारे पास स्लिट की विड्थ थी। ठीक है बेटा। तो 2a इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 था, 2 2 से कैंसिल हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। ये जो आप डेरिवेशन है या जो चीज है वो आप लोग पीछे कर चुके हैं, इसको दोबारा बस रिकॉल किया गया है। इसमें कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास जो लैम्डा है वो बहुत ही छोटा होगा ए से, ठीक है, वेवलेंथ बहुत ही छोटी होगी स्लिट के विथ से, तो हमारे पास क्या होगी, ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा स्मॉल होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा को अप्रोच करवा सकते हैं थीटा से, तो फिर थीटा मिनिमम इज इक्वल टू लैम्डा ओवर ए, ये वैल्यू आ जाएगी। और आपको जैसे पता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है ये। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एसी को थोड़ा सा
डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर हम ये तो हम बात कर रहे थे ना कि एक स्लिट से, एक परपेंडिकुलर वर्टिकल स्लिट से क्या पैटर्न बनेगा। अगर इसकी बजाय हम लोग एक सर्कुलर अपर्चर, जो मोस्टली कैमरास वगैरह में, इवन के ह्यूमन आई में भी सर्कुलर ओपनिंग है देखने के लिए चीज़ों को, ताकि वो दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान में रिजॉल्व कर सके, उनको डिस्टिंक्ट इमेज बता सके। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने भी नेचुरली बनाई हुई है इंसान की आंख में। तो देखें, अगर हम लोग सर्कुलर अपर्चर यूज करेंगे तो कुछ इस टाइप की इमेजेस बनेगी। हम कहते हैं कि ये वाली इमेज तब बनेगी जब हमारे पास एंगल जो होगा वो थीटा मिनिमम से ज्यादा होगा। ये एंगल तब बनेगा जब रेले क्राइटेरियन जस्ट अचीव होगा, यानी जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन होगी, यानी थीटा मिनिमम वाली कंडीशन होगी। ठीक है, और ये वाला कंडीशन तब होगी जब हमारे पास एंगल थीटा मिनिमम से भी बहुत ज्यादा कम होगा। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे रेजोल्यूशन बिल्कुल नहीं हुई और दो ऑब्जेक्ट्स भी एक सिंगल सोर्स के तौर पर बिहेव कर रहे हैं, और दोनों की जो मैक्सिमा है वो उनकी कुछ इस कंडीशन, ये कंडीशन होंगी, दोनों का मैक्सिमा इस कंडीशन में थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, जबकि इस कंडीशन में ओवरऑल क्या कर गए हैं, ओवरलैप कर गए हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास, वहां पे हमारे पास वैल्यू थी थीटा मिनिमम इज इक्वल टू लैम्डा ओवर ए, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, लैम्डा ओवर डी। डी बेसिकली क्या है, 1.22 एक कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए वैल्यूज से, जो कैलकुलेशंस के बाद वैल्यू से है, जबकि डी हमारे पास क्या है, डायमीटर है अपर्चर का। ठीक है, वहां पे ए था जो कि स्लिट की विड्थ थी, जबकि यहाँ पे डी है। डी क्या है, डायमीटर है हमारे पास अपर्चर का। बेटा यहाँ पे दो क्विक क्विज ये हैं जो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करने हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 रेजोल्यूशन ऑफ आई के बारे में है कि आई की रेजोल्यूशन निकालनी है बेसिकली हमने। तो उसमें वेवलेंथ दी हुई है 500 नैनोमीटर और डायमीटर दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। यहीं से आप लोगों ने, उन्होंने कहा है कि लिमिटिंग एंगल थीटा मिनिमम फाइंड करें। थीटा मिनिमम फाइंड करने का फॉर्मूला ये है 1.22, लैम्डा भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बेटा ये आंसर आ गया है, और इस वैल्यू को इन्होंने 1 मिनट ऑफ आर्क में, ठीक है, कन्वर्ट किया हुआ है। ये यूनिट है उसके लिए, किसके लिए भला, रेजोल्यूशन का फाइंड करने के लिए वैल्यू को डायफ्रैक्शन के अकॉर्डेंस में। तो आपने इसकी वैल्यू याद कर लेनी है कि 1 मिनट ऑफ आर्क क्या कितने किसके इक्वल होगा, 3 × 10⁴ रेडियन के। ये डिफरेंट आगे भी यूज होगा। ठीक है, सेकंड चीज वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास, चले हमें पता चल गया थीटा क्या है। थीटा चले हमें पता चल गया। आप बताएं कि अगर एसी के बजाय कोई दो सोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा डी, वो मैयर करके दिखाएं कि वो कितना होगा थीटा मिनिमम बनाने वाले के दो सोर्सेस के दरमियान डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा बता देती हूँ कि ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस की डिस्टेंस डी है, और ये एल की वैल्यू है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू डी ओवर एल होता है, लेकिन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा को कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा में, और साइन थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के लिए थीटा के ऊपर। थीटा इज इक्वल टू डी ओवर एल। डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इज इक्वल टू एल थीटा मिनिमम आ गया। एल की वैल्यू उन्होंने दी है 25 सेंटीमीटर, जो कि नियर पॉइंट है हमारे पास आई का। और थीटा की वैल्यू जो अभी हम ऊपर से कैलकुलेट करके आए 3 × 10⁻⁴ रेडियन। तो इससे वैल्यू आ गई कि हमारे पास क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास आई से दो सोर्सेस के दरमियान में डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा कि वो हम क्या कर सकें, उन्हें अलग अलग देख सकें। ठीक है, यानी इतना डिस्टेंस 8 × 10⁻³ सेंटीमीटर अगर दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस होगा तो हम उसे अलग अलग दो ऑब्जेक्ट देख सकेंगे। इससे कम डिस्टेंस होगा तो हमें लगेगा कि जैसे एक ही ऑब्जेक्ट है, कोई अलग अलग दो ऑब्जेक्ट फील नहीं होंगे। या दो बिल्कुल पास पास लाइंस में इतना डिफरेंस होगा तो हम कहेंगे हाँ दो लाइन पे, अगर इससे थोड़ा सा कम डिस्टेंस होगा तो हम कहेंगे नहीं सिंगल लाइन है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी तरह रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप निकालने के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है कि उन्होंने थीटा मिनिमम की वैल्यू से ही वैल्यू निकाली हुई है। ऊपर फॉर्मूले में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दी हुई है उन्होंने क्या क्या, डायमीटर 10 मीटर दिया हुआ है और वेवलेंथ 600 नैनोमीटर दिया हुआ है, और उसे मिनट ऑफ सेकेंड ऑफ आर्क में कन्वर्ट किया हुआ है। मिनट एंड आर्क, सेकेंड ऑफ आर्क सेम चीज ही है। ठीक है बेटा, ये देखिए उन्होंने वैल्यू दोबारा भी कैलकुलेट करके दिखाई हुई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद करने के लिए। ये जो मैं स्टार्ट में आपको बता रही थी कि प्लूटो और जो कैरन, उसका है मून का नाम है, प्लूटो के मून का नाम, जो हम आम टेलीस्कोप से हमें नहीं नजर आ रहा था एटमॉस्फेरिक की वजह से, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस की वजह से, यानी जमीन पे मौजूद है हवा, हवा के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है। टेम्परेचर डिफरेंस के होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ सकता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो लाइट अलग अलग एंगल पे बेंड हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस पैदा होगी और एक क्लियर इमेज फॉर्म नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर हम लोग
दूसरी वाली टेलीस्कोप यूज करें जिसका नाम क्या है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो कि एटमॉस्फेयर से ऊपर मौजूद होती है। तो उससे क्या हुआ है, क्लियर इमेज हम प्लूटो और उसके मून की लेने में कामयाब हो गए हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 38.4 जिसका नाम है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो सबसे पहले आपको स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है। बेटा बेसिकली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है कि एक स्मॉल पीस ऑफ डिवाइस हो सकता है या एक यूजफुल डिवाइस जिसमें बहुत ही क्लोजली स्पेस स्लिट्स हो सकती हैं, या फिर लाइट के रिफ्लेक्शन या डायफ्रैक्शन के लिए कुछ भी बनाया जा सकता है, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहलाता है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग असल में दो तरह की होती है। आप जब डिफाइन देखेंगे ना डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की, तो किसी एक से आप उसकी एग्जांपल देके ना डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है। एक होती है ट्रांसमिशन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और दूसरी होती है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पहले कौन सी होती है, फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि एक आप ग्लास ले लें, ग्लास का छोटा सा पीस ले लें। ग्लास के पीस में आप किसी मशीन के जरिए या आपने अगर कोई डायमंड या इस तरह की चीज ली है कि जो उसे कट कर सके, छोटे छोटे छोटी छोटी लाइंस लगानी है आपने, जैसे स्केलिंग करनी है, ठीक है, और वो इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो एक तो वो जो सारी जो कट्स आपने लगाए होंगे वो अलग अलग एक स्लिट का काम करेंगे, यानी वो एक ग्लास का पीस जिस पे बहुत सारी आपने स्लिट्स बना दी हैं क्या कहलाएगी, एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहलाएगी। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी टाइप क्या हो सकती है, रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग हो सकती है। रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के लिए एग्जांपल है आपकी सीडी ड्राइव, आपने देखी होगी गोल सी सीडी जो आप सीडी ड्राइव में डालते हैं, अक्सर में उसमें क्या होते हैं, स्पाइरल छोटे छोटे एक वो मेटेलिक शीट होती है जिसके ऊपर क्या किए होते हैं, सर्कुलर शेप में स्पाइरल शेप में ना गोल गोल घूमते हुए ना एक ऐसे कट लगाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रैक्स बनाए जाते हैं। वो क्रैक्स बेसिकली क्या करते हैं, लाइट को अलग अलग एंगल पर रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, लाइट अलग अलग रिफ्लेक्ट एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, तो एक इमेजेस फॉर्म होती हैं जिसे हम बेसिकली वीडियो इमेजेस कह रहे होते हैं कि वीडियोस बन गई हैं। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस चेंज होती हुई लाइट होती है। ठीक है बेटा, ये दो तरह की हमारे पास ग्रेटिंग होती है। आप ग्रेटिंग की आप डिफाइन कैसे ले सकते हैं, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करते हैं, लाइट सोर्स को एनालाइज करने के लिए यूज हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी पैरेलल स्लिट्स हो सकती हैं जो कि क्या करती हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करती हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक किसी भी लाइट सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल में दी हुई है कि आमतौर पे जो हमारे पास ट्रांसमिशन ग्रेटिंग जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें 5,000 ग्रूव्स, ग्रूव्स का मतलब है वही जो सुराख हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर तकरीबन 5,000 वो लाइंस लगा के उसमें कट्स बनाए जाते हैं, यानी उसमें स्लिट्स बनाई जाती हैं। डी की वैल्यू अगर हम देखें कि एक दो दो स्लिट्स के दरमियान का आपस का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई यही 5,000 और सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली दो स्लिट्स के दरमियान में डिफरेंस होगा 2 × 10⁻⁴ -4 सेंटीमीटर। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आपको कहा जाए कि आपके पास जो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है उसमें 5,000 है या 10,000 ग्रूव्स पर सेंटीमीटर है, तो स्लिट स्पेसिंग निकालें, तो आपने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू दी होगी उससे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ स्लिट से, तो आपके पास स्लिट स्पेसिंग निकल आएगी और यूनिट वही होगा। पर सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ था तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा कि 1 सेंटीमीटर के अंदर ये इतनी स्पेसिंग है दो स्टेट्स के दरमियान, इतने सेंटीमीटर पार्ट्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर हम लोग इसको जरा एक डायग्राम में देखें तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल ये ग्लास का फुल पीस है जिसमें ये छोटे 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 क्रैक्स बनाए गए थे अंदर जो कि स्लिट्स का काम कर रहे हैं। इनके अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, लाइट क्या हो रही है, इससे रिफ्लेक्ट होने दो पार्ट हो रहे हैं। पहली चीज है डायफ्रैक्ट, डायफ्रैक्ट का मतलब है लाइट को ने हर एंगल पर बेंड होना है, सीधी कुछ सीधी जा रही है कुछ टेढ़ी जा रही है, ये है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्ट होने के बाद हर सोर्स से निकलने वाली ये स्लिट 1 2 3 4 से निकलने वाली जो लाइट है वो आपस में क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, और इस इंटरेक्शन को क्या कहेंगे, हम इंटरफेरेंस कहेंगे। अब इंटरफेरेंस आपको पता है दो तरह की हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगी वहां पे देखिए जैसे ये ब्राइट स्पॉट आया है, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगी वहां पे क्या हो रहा है, डार्क स्पॉट आया है। ठीक है बेटा, और हम लोग क्या कह सकते हैं कि जहाँ पे पाथ डिफरेंस जो होगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा के इंटीग्रल यानी वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा
वहाँ पे हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। तो यही वाला फॉर्मूला है, डी साइन थीटा ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज जहाँ बन रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम लैम्डा, एम की वैल्यू क्या होगी 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। ठीक है बेटा। और थीटा बेसिकली हमारे पास ये एंगल उन्होंने मेजर करके दिखाया हुआ है, डी साइन थीटा। ये सारी चीजें हम लोग पहले भी काफी दफा कर चुके हैं, आपको डिटेल में दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी चीज समझ लें कि हमारे पास ये m = 0 है, सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर जीरो ऑर्डर मैक्सिमा कह सकते हैं, और ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा जहाँ m की वैल्यू 1 है, और ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा जहाँ m की वैल्यू -1 है, क्योंकि एक साइड में प्लस लेते हैं, दूसरी साइड पे -1 लेते हैं। ठीक है, अप डाउन के लिहाज से बस। ठीक है बेटा, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा हम क्या लेंगे m = 1 पे, जिसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, यही हमने देखे हैं। इधर से हम लोगों ने डी साइन थीटा को डी इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में लिए हैं, तो m/d हो गया, λ/d हो गया। m की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए आ जाएगी, और अगर इसी तरह सो ऑन सेकंड थर्ड के लिए वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डायग्राम आपको दिखा रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ स्लिट्स हमारे पास n हो तो उससे क्या होता है। हम पीछे भी ये चीज स्टडी करते हैं कि जैसे जैसे हम स्लिट्स के नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो है वो जो डार्क एरिया है वो बढ़ता जाएगा, और ब्राइट स्पॉट की जो है ब्राइटनेस इंक्रीज होती जाएगी। यानी एक क्लियर ब्राइट स्पॉट हमें नजर आएगा, जिसके दो ब्राइट स्पॉट्स के दरमियान जो है एक बड़ी सी डार्क फ्रिंज होगी, जो कि क्या शो कर रहा है कि इंटेंसिटी जो है इंक्रीज हो रही है उन पॉइंट्स पर जो मैक्सिमा है, और जो हमारे पास एक उसके उनके दरमियान में एक लार्ज जो है वो डार्क फ्रिंज से बनेगी। ठीक है, ये चीज हमारे पास शो कर रही है अगर हम नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ाते जाएंगे। बेटा क्विक क्विज आपने कर लेना है। और जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल देके आई थी कि ये रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग होती है वो उसके बारे में है। वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि ये जो कम्पैक्ट डिस्क है, ये जो सीडी जिसे हम कहते हैं सीडी ड्राइव, तो उसमें कैसे वर्किंग होती है। वर्किंग होने का मतलब यही है, वो बता इसमें आपने यही बताना है कि इसमें डिफरेंट कलर्स, तमाम तरह के कलर्स शो हो सकते हैं। व्हाइट लाइट इस पर डाली जाए तो अलग अलग कलर्स हमारे पास शो होंगे। अब इसके अंदर जो स्लिट्स हैं या जो ग्रेडिंग एलिमेंट है वो हमें नजर नहीं आ रहा। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत ही ज्यादा करीब करीब क्या बनाए हुए हैं, स्पाइरल यानी ऐसे घूम घूम के सर्कुलर टाइप की स्लिट्स बनाई हुई हैं, या हम कह सकते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं जैसे जैसे हमारे पास स्लेट आपने देखा है मूव होती है, डिस्क के अंदर जो सीडी ड्राइव होती है उसके अंदर मूव होती है, और व्हाइट लाइट इसके ऊपर फॉल होती है, और ये क्या करती है, रिफ्लेक्शन पैटर्न बनाती है, जो कि हम अपने टीवी स्क्रीन वगैरह पर देख सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग निकालने के लिए हमारे पास क्या है, कौन सा ऑर्डर निकालना है। उन्होंने कहा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर भी निकालें और फिर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा का भी एंगल निकालें। थीटा की वैल्यू भी दी हुई है और डी की वैल्यू हमने इससे निकाल लेनी है। हमारे पास 1/6000 सेंटीमीटर डी की वैल्यू ये आ गई, तो सी साइन थीटा 1 के लिए, और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के लिए हम डायरेक्ट थीटा 1 के नहीं कह सकते, यहाँ पे स्मॉल एंगल हम यहाँ पे साइन थीटा को उधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स करके एंगल निकालेंगे। ठीक है बेटा, m की वैल्यू 1 पुट की है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, m की वैल्यू 2 पुट की है सेकंड ऑर्डर के लिए, और ये वैल्यूज हमारे पास थीटा की आ गई हैं। एप्लीकेशन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की यह आपने फिंगर टिप्स पे या पॉइंट्स के तौर पे याद करनी है कि क्या ग्रेटिंग की हो सकती है। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पहली चीज ये है कि हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं, जो कि डिफरेंट तरह की वेवलेंथ को स्टडी कर सकता है। ये किस लिए यूज होता है, स्पेक्ट्रोमीटर, ये इसी वाले स्पेक्ट्रोमीटर की बात हो रही है। ये दो तरह की चीजों के लिए यूज हो सकता है। पहले स्पेक्ट्रोमीटर अटोमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, यानी अटोमिक हम लाइट फॉल कराएंगे किसी एटम पर, जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, हम उसे स्टडी करके वेवलेंथ को स्टडी करके हम बता सकते हैं ये कौन सा एटम है, या जिस एटम का हमें पता है तो किस किस एटम में किस किस कलर की या किस किस वेवलेंथ में की जो सीरीज है वो हमारे पास आ रही हैं। जो हम वोबाम सीरीज वगैरह निकालते थे वो एक्चुअली इससे निकाली हुई हैं। ठीक है, सेकंड चीज क्या है कि हम GLV ग्रेटिंग लाइट वॉल्व यूज करते हैं, जो कि किस लिए यूज किए जाते हैं, डिफरेंट डिजिटल माइक्रोमीटर डिवाइसेस के लिए यूज किए जाते हैं। उसके ये हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर जो हमने पहली चीज स्टडी की है उसके बारे में है, और ये किस लिए यूज होता है, एटम अटोमिक स्पेक्ट्रम वगैरह को यूज करने के लिए। जबकि ये जो दूसरा है हमारे पास, हम किसे कह रहे हैं कि हम इसका नाम दे रहे हैं कि ये GLV है, ग्रेटिंग लाइट वॉल्व है। तो ये किस लिए यूज हो रहा है, डिफरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस को ही चलाने के लिए बेसिकली यूज हो रहा है लाइट सोर्स की मदद से। ठीक है, थर्ड हमारे पास चीज है जो हमारे
हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट की वजह से पॉसिबल हुआ है वो क्या है, होलोग्राफी। होलोग्राफी वो कह रहे हैं कि 3 डायमेंशनल इमेजेस बनाने के लिए यूज हो रही है। फर्स्ट इसे डेनिस कोबर ने 1948 में डिस्कवर किया था, और बाद में 1971 में उसे नोबल गैबर ने 1971 में उसे फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला था। कहते हैं ये इसकी जो डिस्कवरी थी, इसकी जो बातें थी होलोग्राफी के बारे में, ये तब तक यूजफुल ना हो सकी या मानी ना जा सकी जब तक हमने क्या ना बना ली, लेजर डेवलप ना कर ली। जब हमने लेजर डेवलप कर ली तो हम इस तरह की 3D इमेजेस बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेने में कामयाब हो गए। ठीक है बेटा, तो इसका थोड़ा सा प्रोसीजर बताया हुआ है कि ये इस तरह थोड़ा सा वर्क करता है कि एक लेजर लाइट डाली जाइए। ये हमारे पास जो मिरर है बी, ये क्या करता है, ये बेसिकली बीम स्प्लिटर है। ये बीम को 2 पार्ट्स में रिफ्लेक्ट कर देता है, तोड़ तोड़ देता है, स्प्लिट कर देता है। एक पोर्शन यहाँ चला जाता है और दूसरा पोर्शन यहाँ। तो ये पहला पोर्शन है, वो जो लेंस है हमारे पास L1, उसके थ्रू कनकेव लेंस यूज किया, उसके थ्रू जाता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हम इमेज बनाना चाहते हैं, और इमेज से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद फोटोग्राफिक सिंपल फोटोग्राफिक फिल्म पे फॉल करती है। जबकि जो दूसरी साइड है वो हमारे पास लेंस L2 से, जो भी वो भी कनकेव लेंस है, वहां से पास होती है। उसके बाद मिरर 1 और मिरर 2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो भी फोटोग्राफिक फिल्म पर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है इस लाइट और इस दोनों लाइट से आने वाले का। तो हम कहते हैं कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, क्योंकि एक ही सोर्स है, कोहेरेंट लाइट भी है, एक ही सोर्स से आ रही है। ठीक है, इससे एक 3D इमेज बनेगा। और हमने देखा है कि हमने लाइट को फिल्म पर फोकस करने के लिए बीच में, जब लाइट एंड में कोई भी क्या यूज नहीं किया हुआ, लेंस यूज नहीं किया हुआ, जिससे क्या हुआ है, एक रियल डिटेल्ड इमेज बनती है हमारे पास। इसके नतीजे में आपने इसकी डिटेल को स्टडी कर लेना है, बाकी इससे ज्यादा मजीद हमने नहीं करना। आज के लिए इतना ही बेटा। ओके बेटा, वो कह रहे हैं यहाँ पे होलोग्राफिक पे बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, होलोग्राम होता है हमारे क्रेडिट कार्ड पर यूज किए जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, रेनबो होलोग्राम भी कहते हैं, जो कि डिजाइन किए जा सकते हैं, जो कि किससे, व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट, व्हाइट लाइट के रिफ्लेक्ट कराने से हमारे पास जो शो हो सकते हैं। हमारे पास जो हमारे जो क्रेडिट कार्ड है बेसिकली, उसमें होलोग्राम यूज होते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।